नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जज साहब यशवंत वर्मा के घर से जिस तरह कैश का पहाड़ मिला, उसने हर तरफ बवाल मचाया। इसका सबूत भी सामने आया, देश के तमाम लोगों ने देखा भी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में एफआईआर तक नहीं हुई। कमाल की बात यह भी है कि मामले में जिस तरह का रवैया सुप्रीम कोर्ट का देखने को मिल रहा है, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका पर सुनवाई से ही इनकार कर दिया और अब आरटीआई के तहत जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बार बार यशवंत वर्मा को बचाने की कोशिश हो रही है। यशवंत वर्मा के कैश कांड पर और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे बार बार बच जा रहे यशवंत वर्मा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आरटीआई याचिका? कब फूट पड़ा जगदीप धनखड़ का गुस्सा? क्या है यशवंत वर्मा के कैश कांड का मामला? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया और हर तरफ इसकी चर्चा अब जोरों शोरों पर होने लगी है। सुलगता में आगे बताएंगे, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की खारिज। लेकिन सबसे पहले बात आरटीआई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने के मामले में गठित इन हाउस जांच समिति की रिपोर्ट और तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी की कॉपी को सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी सीपीआईओ ने अमृतपाल सिंह खालसा के आरटीआई आवेदन को खारिज करते हुए यह फैसला सुना दिया। सीपीआईओ ने 21 मई को दिए अपने जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2019 के फैसले के आधार पर यह जानकारी नहीं दी जा सकती। इसके लिए आरटीआई एक्ट की धारा 8(1)(e) और धारा 11 का हवाला दिया गया, जो प्रत्ययी संबंधों और तीसरे पक्ष की सूचना के खुलासे पर रोक लगाती है जब तक कि व्यापक जनहित में खुलासा उचित न ठहराया जाए। सीपीआईओ ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निजता के अधिकार, अनुपातिकता, परीक्षण और गोपनीयता के कर्तव्य जैसे आधारों को भी इस निर्णय का कारण बताया। कैश कांड का मामला क्या है? यह विवाद 14 मार्च 2025 को उस समय शुरू हुआ जब जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास के आउट हाउस के स्टोर रूम में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान अग्निशमन कर्मियों को वहां से भारी मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी सामने आई। उस समय जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इस घटना के बाद उत्पन्न विवाद के कारण जस्टिस वर्मा को उनके मूल उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। साथ ही सीजेआई के निर्देश पर उनके न्यायिक कार्य भी वापस ले लिए गए। तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले की जांच के लिए 22 मार्च 2025 को 3 सदस्यीय इन हाउस समिति का गठन किया, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जीएस सिद्धरावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थी। इस समिति की रिपोर्ट को सीजेआई ने 8 मई को आगे की कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा था। सार्वजनिक की गई प्रारंभिक जानकारी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की प्रारंभिक रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और दिल्ली पुलिस द्वारा लिए गए फोटो और वीडियो को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर सार्वजनिक कर दिया गया, लेकिन अंतिम जांच रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया। आरटीआई कार्यकर्ता अमृतपाल सिंह खालसा ने इस मामले में जांच रिपोर्ट और संबंधित पत्राचार की कॉपी मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये जानकारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गोपनीयता के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस फैसले के एक बार फिर इस मामले को सुर्खियों में ला दिया है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या व्यापक जनहित में इस तरह की सूचनाओं का खुलासा जरूरी है? ये मामला न केवल न्यायपालिका की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है, बल्कि आरटीआई एक्ट के दायरे और सीमाओं पर भी बहस को जन्म देता है। एफआईआर दर्ज करने की याचिका क्यों की खारिज? बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट के जज रही यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। ये याचिका राजधानी में जज यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में दायर की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल बुयान यानी कि जज भुइयां की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 8 मई को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि भारत के चीफ जस्टिस ने जज के जवाब के साथ आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को भेज दी है। बेंच ने कहा, आदेश की मांग करने वाली
याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन दायर कर अपनी शिकायत का निवारण करना होगा। इसलिए हम इस रीट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। इस असर पर अन्य याचिकाओं पर गौर करना जरूरी नहीं है। संजीव खन्ना ने क्या कहा था? आंतरिक जांच पैनल की ओर से जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा था। संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था। ये पत्र जस्टिस वर्मा की ओर से इस्तीफा देने से इनकार करने के बाद लिखा गया था। जस्टिस वर्मा को इस विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर भी कर दिया गया। एडवोकेट मैथ्यूज नेंदुपारा और 3 अन्य लोगों की ओर से दायर याचिका में आपराधिक कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई थी। इसमें कहा गया कि आंतरिक समिति ने जज के खिलाफ लगे आरोपों को पहली नजर में सच पाया है। याचिका में कहा गया है कि आंतरिक जांच से न्यायिक अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यह लागू कानूनों के तहत आपराधिक जांच का विकल्प नहीं है। मार्च में इन्हीं याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय आंतरिक जांच को चुनौती देते हुए औपचारिक पुलिस जांच की मांग की गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आंतरिक कार्यवाही लंबित होने का दावा देते हुए याचिका को समय से पहले खारिज कर दिया था। जांच पूरी होने के साथ ही याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आपराधिक कार्यवाही में देरी अब उचित नहीं है। क्यों उपराष्ट्रपति ने जताई नाराजगी? दरअसल मार्च 2025 में दिल्ली में हुए एक अग्निकांड के दौरान हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बेहिसाब नकदी बरामद हुई, या यूं कहें कि नोटों का पहाड़ मिला। इस सनसनीखेज मामले में अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिस पर बार बार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गंभीर सवाल उठाए। उनकी टिप्पणी ने न्यायिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर एक नई बहस को जन्म भी दे दिया। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 3 न्यायाधीशों की एक आंतरिक समिति बनाई थी, जिसने अपनी जांच में आरोपों को विश्वसनीय माना। इसके बावजूद अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इसी को लेकर उपराष्ट्रपति ने सख्त नाराजगी जताई और कहा कि ये न केवल चिंताजनक है, बल्कि कानून के शासन पर भी सवाल खड़े करता है। मन को झकझोरने वाली है घटना। बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया द्वारा संपादित पुस्तक द कॉन्स्टिट्यूशंस वी अडॉप्टेड के विमोचन कार्यक्रम में बोलते हुए उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था कि लोग बेसब्री से सवाल का जवाब चाहते हैं। उस नकदी का स्रोत क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, क्या न्यायिक व्यवस्था इससे प्रभावित हुई और इस पूरे मामले में बड़ा दिमाग किसका लगा है। धनखड़ ने कहा कि यह घटना अरबों लोगों के मन को झकझोरने वाली है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक फॉरेंसिक विशेषज्ञ गहन जांच की जरूरत है, जो सब कुछ उजागर करे और कुछ भी छिपा ना रहे। सच्चाई को सामने लाने की जरूरत है। क्यों नहीं हुई कोई कानूनी कार्रवाई? 22 मार्च 2025 को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए 3 समिति सदस्यीय पैनल का गठित किया। समिति की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि आरोप विश्वसनीय है। इसके बावजूद अब तक ना तो कोई प्राथमिकी दर्ज हुई और ना ही किसी प्रकार की सार्वजनिक कार्रवाई की गई। उपराष्ट्रपति ने यह कहते हुए चिंता जताई कि इस जांच समिति की कोई संवैधानिक वैधता नहीं है और इसकी रिपोर्ट सिर्फ प्रशासनिक उद्देश्य के लिए नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे गंभीर मामले में केवल आंतरिक रिपोर्ट की पर्याप्त है, जब अरबों लोगों का भरोसा न्यायपालिका पर टिका हो। वीरास्वामी जजमेंट पर उठाए सवाल। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने 1991 के सुप्रीम कोर्ट के वीरास्वामी फैसले पर भी सवाल उठाए। इस फैसले में कहा गया था कि किसी न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने से पहले उच्च मंजूरी आवश्यक है। धनखड़ ने कहा कि यह व्यवस्था न्यायपालिका के चारों ओर दंड से मुक्ति का एक घेरा बना देती है। उन्होंने इस फैसले पर पुनर्विचार की याचिका पर भी जोर दिया, ताकि न्याय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। अपने भाषण में धनखड़ ने यह भी कहा कि लुटियंस दिल्ली में हमारे एक जज के घर नोट चलाए गए, बेहिसाब नकदी मिली, लेकिन अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। क्या ये कानून के शासन वाला देश है, जहां इतनी बड़ी बात पर भी कोई कानूनी कदम नहीं उठाया गया? उन्होंने जोर देकर कहा कि कानून के शासन में एक पल भी देरी नहीं होनी चाहिए। यदि लोकतंत्र को जीवित रखना है तो संस्थाओं और व्यक्तियों दोनों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। लोकतंत्र में संवाद और जवाबदेही जरूरी। धनखड़ ने अपने भाषण में लोकतंत्र की 3 प्रमुख नींव अभिव्यक्ति, संवाद और जवाबदेही की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अगर कोई सिर्फ अपनी बात करना चाहता है और दूसरों की नहीं सुनना चाहता तो ये लोकतंत्र नहीं, अहंकार है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी व्यक्ति का संस्था को जांच से दूर रखना उसे पतित करने का सबसे निश्चित तरीका है। धनखड़ ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने आंतरिक दस्तावेजों को पूरे तरीके से सार्वजनिक किया, जो आमतौर पर कभी सामने नहीं आते। उन्होंने इसे न्यायपालिका में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी बढ़ाया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच होनी चाहिए, ताकि आम जनता को यह भरोसा हो सके कि देश में कोई व्यक्ति या संस्थान कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही की परंपरा को मजबूत किया जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक
संस्थाओं में जनता का विश्वास बना रहे। सुलगते सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।